जो आपका टैक्स का जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वो आपका लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जो वर्ड है आपका टैक्स ओरे। इसका मतलब क्या होता है, एक एस्टिमेट, एप्रिशिएट या फिर वैल्यू। तो देखो आपके टैक्स की डेफिनेशन क्या है, ए टैक्स इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंडिविजुअल्स और कंपनीज। किस पे लेविड होता है, इंडिविजुअल्स और कंपनीज पे लेवी करती है, टू मीट द एक्सपेंडिचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द पब्लिक वेलफेयर, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, पब्लिक वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर कर सके। और एक्सपेंडिचर करने के लिए अपन को भी तो कुछ इनकम चाहिए होती है, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ से आएगी, रेवेन्यू की इनकम कहाँ से जनरेट होगी, टैक्स से ही जनरेट होगी। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ टैक्स, कि आपके टैक्स के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला क्या है आपका, इट इज़ ए लीगल कलेक्शन। क्या है ये, आपका लीगल कलेक्शन है। लीगल कलेक्शन का मतलब है कि आपकी लीगल अथॉरिटीज द्वारा टैक्स क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। सेकंड चीज क्या है, इसका फीचर क्या है, पर्सनल ऑब्लिगेशन। पर्सनल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि जिस पर्सन पे टैक्स इम्पोज किया जाता है वही पर्सन क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स का अमाउंट डिपॉजिट करेगा। उसके बाद कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। देखो कोई भी नहीं चाहता है कि अपनी इनकम में से कुछ पार्ट गवर्नमेंट को दे, लेकिन आपको ये कंपल्सरी क्या करना होता है, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना होता है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, टैक्स इज इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट अलोन। आपका टैक्स सिर्फ और सिर्फ कौन इम्पोज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी गवर्नमेंट ही इम्पोज कर सकती है। उसके बाद कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। आपके टैक्स कलेक्शन से आपकी सोसाइटीज़ को क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। कैसे, जैसे गवर्नमेंट खर्चा करती है अपने ऊपर, कैसा खर्चा, जैसे कि आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी होती है, जैसे कि रोड्स हो गए, डैम्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब हो गया। और आपके जैसे हॉस्पिटल्स की सुविधाएँ, एजुकेशन की सुविधाएं, और आपकी जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत वगैरह हो गई, ठीक है, और आपकी जैसे नगर निगम हो गया, ये सारी अथॉरिटीज़ क्या करती है, आपको ही तो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो इन सब का खर्चा उठाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे टैक्स कलेक्ट करती है। आपके ही भले के लिए गवर्नमेंट अपन से क्या लेती है, टैक्स लेती है। बेनिफिट इज नॉट ए कंडीशन। आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही है तो गवर्नमेंट आपको ये कंडीशन नहीं देगी कि हम क्या कर रहे हैं, आपको कुछ वेलफेयर प्रोवाइड करवाएंगे, ये आपकी शर्त नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट की आपकी ये शर्त नहीं होगी। उसके बाद एक चीज़ आती है आपकी फीस। गवर्नमेंट अपन से कभी कभी फीस भी कलेक्ट करती है, तो क्या टैक्स और फीस दोनों का अमाउंट सेम होता है क्या? क्या फीस को ही टैक्स बोलते हैं या फिर टैक्स को ही फीस बोलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फीस क्या होता है, फीस किस लिए लेते हैं अपन, कि आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, उसके बदले में आप क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज दी, तो आपने क्या दिया, डॉक्टर को फीस दिया, तो आप टैक्स को फीस नहीं बोल सकते हैं। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। उसके बाद आप डिफरेंसेस देख लीजिएगा टैक्स और फीस के अंदर। टैक्स इज ए कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। ये कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन है, कंपल्सरी गवर्नमेंट आपसे क्या करती है, एक्वायर्ड करती है, कंपल्सरी गवर्नमेंट आप पे इम्पोज करती है। लेकिन अपन फीस कब देते हैं, फी इज ए चार्ज फॉर द स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड टू इंडिविजुअल्स बाय समटाइम्स फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी। कि गवर्नमेंट एजेंसी अगर आपको किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को कभी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके बदले में गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी, फीस चार्ज करेगी। ठीक है, उसके बाद अपन आगे देखते हैं बेसिस ऑफ पेमेंट। देखो दिस टैक्स इज ऑफन असेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शंस। फॉर द एग्जाम्पल, टैक्स इज अप्लाइड ऑन द इनकम दैट ए पर्सन मेक्स इट ड्यूरिंग ए ईयर। देखो आप कोई पर्सन है, वो क्या कमाता है, इनकम कमाता है, तो गवर्नमेंट आपके ऊपर एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगा देती है
कि आपकी अगर इनकम इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा है तो आपको स्लैब रेट्स देगी गवर्नमेंट की, इस रेट से आपको क्या देना है, टैक्स देना होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होता है, द फी रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग द सर्विसेज। लेकिन फीस किस लिए ली जाती है कि आपको जो हमने सर्विसेज दी है उसकी कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए, उसकी कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए आपसे क्या की जाती है, फीस चार्ज की जाती है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, देखो टैक्सेस आर लेविड फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। टैक्सेस क्यों कलेक्ट किया जाता है, ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके, पब्लिक का वेलफेयर हो सके, सामाजिक कल्याण हो सके। लेकिन आपकी फी क्यों कलेक्ट की जाती है, ताकि आपने क्या लिए, सर्विसेज किसी से लिए, तो आप सर्विसेज लिए हैं तो आपको क्या करना होगा, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन पे करना होगा, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, फीस का पेमेंट करना होगा। तो देखो मनी फ्रॉम द एक मिनट, अच्छा देखो जहाँ पे आपकी फीस अप्लाइड होती है वो कब अप्लाई होती है, जब आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है, टैक्स इज लेविड एज ए पार्ट ऑफ कॉमन बर्डन एंड द प्रोवाइड नो स्पेसिफिक बेनिफिट। देखो आज मैं सोचूं कि आज मेरी इनकम फॉर एग्जांपल 1 लाख है और मैं टैक्स का पेमेंट कर रही हूँ 20,000 का, तो मैं गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगी गवर्नमेंट मुझे ही स्पेसिफिक कोई सर्विसेज देगी, नहीं, गवर्नमेंट अपन से टैक्स कलेक्ट करेगी और गवर्नमेंट बड़ा खर्चा करेगी, सबके लिए समान खर्चा करेगी। तो एक तरीके से तो मुझे बर्डन ही लगेगा कि मैं तो 20,000 दे रही हूँ लेकिन गवर्नमेंट मेरे लिए क्या कर रही है। मुझे इनडायरेक्टली तरीके से देखना होगा कि गवर्नमेंट सबके लिए क्या कर रही है, तो इस तरीके से आपके लिए ऊपर एक बर्डन होता है, ठीक है। लेकिन आप फीस कब पे करते हैं, जब आप कोई स्पेशल बेनिफिट लेते हैं, कुछ स्पेशल बेनिफिट लेते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, उसके रेस्पेक्ट में आप क्या करते हैं, फीस का पेमेंट करते हैं। तो ये अपन ने डिफरेंसेस देख लिए, ठीक है। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखो अब बात आती है आपकी टाइप ऑफ टैक्सेस की, कि आपके टैक्सेस के कितने टाइप्स होते हैं। आपके टैक्सेस के 2 टाइप्स होते हैं। आपके टैक्सेस के 2 टाइप्स होते हैं। देखो गवर्नमेंट अपन से 2 तरीके से टैक्स कलेक्ट करती है। पहला है आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब गवर्नमेंट अपन से डायरेक्टली क्या करती है, टैक्स का कलेक्शन करती है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपन से इनडायरेक्टली टैक्स का कलेक्शन करती है। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिस पर्सन पे आपका टैक्स इम्पोज हो रहा है वही पर्सन क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली टैक्स का पेमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है। तो देखो क्या होता है कि एक तो सेलर होता है और एक कस्टमर होता है। कस्टमर को कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि मान लो कि ये पेन चाहिए कस्टमर को, तो वो जाएगा सेलर के पास जाएगा और पेन लेके आ जाएगा। तो मान लो कि पेन था 20 रुपये का, तो कस्टमर गया सेलर के पास, 20 रुपये सेलर को दिए और चला गया अपने घर पे। तो अब देखो 20 रुपये में मान लो कि 2 रुपये का जो अमाउंट था वो क्या था, आपका इनडायरेक्ट टैक्स का अमाउंट था। तो 2 रुपये का जो अमाउंट है वो कौन पे करेगा, गवर्नमेंट को सेलर पे करेगा। लेकिन ये पैसा किसकी जेब से आया है, आपकी कस्टमर की जेब से ये पैसा आया है। तो आपका कस्टमर से गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली टैक्स का पेमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है, बीच में आपका एक मीडिएटर होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेलर बोलते हैं। वो सेलर क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता है। सेलर की जगह अपन यहाँ पे वर्ड यूज में लेंगे सप्लायर, और कस्टमर के लिए वर्ड यूज में लेंगे अपन रेसिपिएंट। तो देखो अब है आता है आपका कि आपके टैक्स इम्पोज करने के बेसिक रीजंस क्या क्या है। तो सबसे पहला रीजन देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेजिंग रेवेन्यू।
गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर पाए, इसलिए गवर्नमेंट अपन से क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। के बाद टैक्स अपन से गवर्नमेंट दो तरीके से कलेक्ट करती है। एक तो आपका टाइप ऑफ टैक्सेस के अंदर देख सकते हैं आप, आपकी दो टाइप ऑफ टैक्सेस है। फर्स्ट क्या है आपका डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा क्या है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो अपन गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। ये किस पे इम्पोज होता है, ये पर्सन्स की इनकम्स या उनकी वेल्थ पे। जो पर्सन जितनी ज़्यादा इनकम कमाएगा वो पर्सन उतनी ही ज़्यादा क्या करेगा, टैक्स का पेमेंट करेगा। तो देखो tax is said to be direct tax when the impact and the incidence of a tax are on one and the same person. That is when a person on the whom the tax is levied is the same who finally bears the burden of a tax. मतलब कि डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगता है, सबसे पहले तो अपन समझ लेते हैं डायरेक्ट टैक्स किस पे लेवी होता है, पर्सन्स की इनकम्स पे या फिर उनकी वेल्थ पे। ठीक है, जो पर्सन आपका इनकम कमाएगा वही पर्सन क्या करेगा, टैक्स का पेमेंट करेगा। जो पर्सन आपका इनकम कमाएगा उसी पे बर्डन आएगा किसका, टैक्स को पे करने का। तो यहाँ पे वो पर्सन क्या करता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, तो इसका नाम क्या पड़ गया आपका डायरेक्ट टैक्स, जहाँ पे गवर्नमेंट अपन से डायरेक्टली टैक्स का पेमेंट लेगी। उसके बाद देखो ये आपके इनकम टैक्स हो गया, फॉर एग्जांपल हो गया आपका इनकम टैक्स हो गया, डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही आते हैं, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया और गिफ्ट टैक्स हो गया। अब अपन देखते हैं मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले है आपका इक्विटेबल। इक्विटेबल मतलब ये आपका सोशल जस्टिस रखता है। जो पर्सन जितनी ज़्यादा इनकम कमाएगा वही पर्सन क्या करेगा, ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करेगा। सेकंड अपन देखते हैं ये आपका इकोनॉमिकल होता है। गवर्नमेंट के हिसाब से इकोनॉमिकल होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे डायरेक्ट टैक्स को जो कलेक्शन करने की कॉस्ट आती है वो बहुत कम आती है, क्योंकि जो पर्सन इनकम कमा रहा होता है वही क्या करता है, ITR फाइल करता है, रिटर्न फाइल करता है, गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स का पेमेंट करवाता है। तो यहाँ पे आपकी जो टैक्स कलेक्शन जो कॉस्ट है वो क्या है, इकोनॉमिकल है, बहुत ही कम कॉस्ट आती है। उसके बाद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब पता है कि इंडिविजुअल्स को पता रहता है, पर्सन्स को पता रहता है कि वो जितनी ज़्यादा इनकम कमाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे। अगर आपकी 12th मंथ की फिक्स सैलरी है तो आपको पता रहेगा कि आपको कितना टैक्स का पेमेंट करना है, तो आपको सर्टेनिटी रहती है। उसके बाद रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, टैक्स का अमाउंट होगा। उसके बाद आपका एंटी इन्फ्लेशनरी होता है, मतलब कि ये आपकी इन्फ्लेशन को क्या करता है, कम करता है, महंगाई को कम करता है। कैसे कम करता है, गवर्नमेंट आपकी इनकम से क्या ले लेती है, टैक्स ले लेती है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम है 1 लाख और आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही है वो 20,000 रुपये का, तो आपकी इनकम कम हो गई, अब 80,000 हो गई। मतलब अब आप 80,000 के हिसाब से क्या कर पाएंगे, कंजम्पशन कर पाएंगे, कम कंजम्पशन करेंगे, कम डिमांड करेंगे। कम डिमांड करेंगे तो आपका जो आपकी जो कॉस्ट है वो भी क्या होगी, कम होगी, महंगाई भी आपकी कम होगी। उसके बाद अब अपन देख लेते हैं कि आपके डायरेक्ट टैक्स के क्या क्या डीमेरिट्स है। देखो पहला क्या है आपका इनकन्वीनियंट, मतलब कि लोगों को पसंद ही नहीं है टैक्स देना, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है, टैक्स लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अनपॉपुलर है। कोई भी लोग नहीं चाहते हैं, कोई भी पर्सन नहीं चाहते हैं कि वो क्या करें, टैक्स का पेमेंट करें, अपनी इनकम को रिड्यूस करें, कम करें। उसके बाद टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना। टैक्स की चोरी करना क्या यहाँ पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। कभी कभी गवर्नमेंट को पता नहीं होता है कि हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, गवर्नमेंट को सबका थोड़ी पता होगा, लेकिन कुछ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कमा तो बहुत रहे होते हैं लेकिन टैक्स का बिल्कुल पेमेंट नहीं करते हैं, तो इजीली क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स की चोरी कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं उसके बाद है आपका नैरो कवरेज। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स के अंदर
जो कवरेज है टैक्स का वो बहुत कम है, ठीक है। कैसे कम है? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तभी इम्पोज होता है जब पर्सन की इनकम थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा होती है। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अगर आपकी इनकम कम है तो आप पे कोई भी डायरेक्ट टैक्स इम्पोज नहीं होगा। तो ये अपन ने देख लिया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि आपका इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अभी मैंने बताया, जो अपन को इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होता है, ठीक है, और जहां पे आपका टैक्स का बर्डन ट्रांसफर हो जाता है। कैसे ट्रांसफर होता है? देखो, मिस्टर ए है जो सप्लायर है, मिस्टर ए है जो सप्लायर है फर्नीचर का, और मिस्टर बी है जिसको चाहिए कोई फर्नीचर चाहिए, ठीक है। मिस्टर बी है जिसको फर्नीचर चाहिए, मतलब ये क्या होगा? रेसिपिएंट बोल सकते हैं अपन इसको, या फिर ये आपका इन इजी लैंग्वेज आपका कस्टमर है। मिस्टर ए जो आपका सप्लायर है फर्नीचर का, और मिस्टर बी क्या है? आपका कस्टमर है, या फिर इसको अपन क्या बोलेंगे? रेसिपिएंट बोलेंगे। मिस्टर बी जाएगा मिस्टर ए की दुकान पे और फर्नीचर खरीद के ले आएगा। ये फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद के ले आता है। कौन? मिस्टर बी। और मिस्टर ए मिस्टर बी को क्या दे देते हैं? फर्नीचर दे देते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि आपके 1 लाख के अमाउंट के अंदर 20,000 रुपये का जीएसटी का भी अमाउंट देके जाता है, या फिर एक्स्ट्रा मान लो कि 20,000 एक्स्ट्रा देके जाता है। किसके? कि आपको कोई इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है, इनडायरेक्ट टैक्स पे मान लो कि जीएसटी का भी अमाउंट है। तो अब देखो, मिस्टर बी था, मिस्टर बी का क्या काम था कि मुझे फर्नीचर खरीदना है। मिस्टर बी किससे परचेज कर रहे हैं? मिस्टर ए से। मिस्टर ए को मिस्टर बी ने क्या दे दिए? 1,20,000 दे दिए। अब मिस्टर ए क्या करेगा? 1,20,000 में से जो आपके 20,000 का जो जीएसटी का अमाउंट है वो किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। 20,000 का जो अमाउंट है वो किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। तो अब देखो, पैसा किसकी जेब से आ रहा है? मिस्टर बी की जेब से आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है? मिस्टर ए पे कर रहा है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली टैक्स का पेमेंट हो रहा है गवर्नमेंट को, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। जहाँ पे आपका बर्डन है, मिस्टर ए का तो बर्डन ट्रांसफर हो रहा है। बर्डन मतलब कि मिस्टर ए को अपनी जेब से पैसा नहीं देना पड़ रहा। बर्डन किस पर ट्रांसफर हो रहा है? रेसिपिएंट के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन आपका गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट किससे करेगी? आपके सेलर से, सप्लायर से गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स कलेक्ट करेगी। उसके बाद अब अपन आगे देख लेते हैं कि आपके इनडायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं। तो देखो, फर्स्ट आपका कन्वीनियंट, मतलब कि आप जो इनडायरेक्ट टैक्स जब कलेक्ट करते हैं आप इजीली कर पाते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं उसमें वो कितने अमाउंट का इनडायरेक्ट टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई टैक्स का इवेजन नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी टैक्स की चोरी नहीं होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लोगों को पता ही नहीं है कितना टैक्स का अमाउंट है। जैसे कि 1 लाख का बिल बना, लेकिन किसी को पता ही नहीं, बिल भी नहीं बना होता, तो मान लो कि 1 लाख रुपए आपने दिए, या फिर आप मान लो कि छोटा से छोटा अमाउंट आप कोई पेन परचेज करके लेके आते हैं 5 रुपये का, उसमें भी आप जीएसटी का पेमेंट करके आते हैं। तो आपको पता है कि 5 रुपये की पेन के अंदर जीएसटी का अमाउंट कितना है, तो आपको पता ही नहीं होगा। सप्लायर से आप जाके बोलेंगे कैसे कि इसमें तो जीएसटी का अमाउंट है 2 रुपये का, 1 रुपये का, आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे टैक्स की चोरी क्या हो जाती है? इम्पॉसिबल हो जाती है। आप बहुत ही इम्पॉसिबल तरीके से आप क्या नहीं कर सकते? टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इक्विटेबल होता है, मतलब सबके लिए समान टैक्स होता है, चाहे कोई अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। आपका 5 रुपये का पेन 5 रुपये में मिलेगा, जो मार्केट की जो प्राइस है उसमें मिलेगा, ठीक है। तो सबके लिए क्या है? इक्विटेबल है, सबके लिए समान टैक्स है। यहाँ पे अमीर गरीबी को नहीं देखा जाता है, यहाँ पे इनकम को नहीं देखा जाता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, आपके जो टैक्सेस है वो वेरी करते रहते हैं स्टेट वाइज। जो आपके इंडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, आपके पहले क्या होता था, इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर अपन जीएसटी पढ़ रहे हैं, जीएसटी आपका एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2017। उससे पहले क्या होता था कि आपकी जब भी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे तब आपका एक्साइज ड्यूटी लगता था, मैन्युफैक्चर होकर सेल होते थे जब गुड्स तो आपका वेट लगता था।
वेट हर स्टेट में अलग अलग लगता था। जैसे कि आपके राजस्थान में अगर वेट टैक्स लगेगा तो फॉर एग्जांपल 5% लग रहा है, गुजरात में जाके वो 6% हो रहा है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट की अपने अपने वेट लॉस थे, तो हर स्टेट के अंदर आपका क्या होता था, वेट अलग अलग तरीके से लगते थे। तो यहाँ पे कोई भी रेट डिसाइडेड नहीं थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी कि अलग अलग स्टेट अपने हिसाब से क्या करेगी, टैक्स का इम्पोज करेगी। उसके बाद वाइडर कवरेज, मतलब कि यहाँ पे क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपके सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा। कुछ ही गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होंगे जहाँ पे आपका इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। तो ये वाइडर कवरेज है आपके टैक्सेस का, यहाँ से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू होती है। उसके बाद अब अपन बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ द इनकम इनडायरेक्ट टैक्स। क्या क्या डीमेरिट्स हैं? सबसे पहला क्या है, अनसर्टेन। आपके स्टेट को पता ही नहीं है कि आपको कितना टैक्स इम्पोज करना है, या फिर आप किसी स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि आपको राजस्थान से महाराष्ट्र कोई माल भेजना है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपका महाराष्ट्र वाली गवर्नमेंट कितना टैक्स इम्पोज करेगी आप पे, ठीक है। तो ये आपका अनसर्टेन होता है। उसके बाद इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे गरीब और अमीर इंसान को नहीं देखा जाता है, सबके लिए समान प्राइजेस होती है। क्या होता है कि अमीर आदमी होगा उसको तो 5 रुपये तो बहुत छोटे अमाउंट लगेगा, कि 5 रुपये तो बहुत ही छोटा अमाउंट है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको तो सबसे ज़्यादा लगेगा ना, 5 रुपये भी उसको तो बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो ये आपकी इनकम इनइक्वालिटीज़ को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद आपके डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो, डायरेक्ट टैक्स आपके किस पे इम्पोज होता है, द इम्पैक्ट एंड द इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स आर ऑन वन एंड द सेम पर्सन। मतलब टैक्स का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इंसिडेंट्स पड़ेगा और जो बर्डन पड़ेगा वो सिर्फ एक इंसान पे पड़ेगा। जो पर्सन इनकम कमा रहा है वही क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करेगा। और यहाँ पे क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर इंसिडेंट्स ऑफ अ टैक्स इज ऑन अल्टीमेट कंज्यूमर। यहाँ पे टैक्स का इंसिडेंस किस पे पड़ता है, जो आपका अल्टीमेट उन गुड्स और सर्विसेज का क्या होता है, कंज्यूमर होता है, वही क्या करता है, टैक्स का पेमेंट करता है। उसके बाद इनकम टैक्स आपके पर्सन पे लेवी किया जाता है, और आपका इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लेवी होता है, गुड्स और सर्विसेज पे लेवी होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपकी कलेक्शन ऑफ टैक्स इज डिफिकल्ट है, मतलब यहाँ पे टैक्स इवेजन हो जाता है। आपकी गवर्नमेंट को सबको बोलना पड़ता है कि आप इनकम कमाएं तो टैक्स का पेमेंट करें। अगर गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता है तो लोग क्या कर सकते हैं, टैक्स इवेजन कर सकते हैं, टैक्स की चोरी कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स कलेक्शन क्या है, बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं रहता है कि वो कितना टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, जो पर्सन इनकम कमा रहा होता है उसी को क्या करना होता है, टैक्स का पेमेंट करना होता है। लेकिन यहाँ पे बर्डन शिफ्ट हो जाता है, बर्डन शिफ्ट हो जाता है किस पे, अल्टीमेट कंज्यूमर पे। कंज्यूमर अपनी जेब से पैसा देगा, लेकिन विक्रेता क्या करेगा, सप्लायर क्या करेगा, कंज्यूमर से पैसा लेके, एक हाथ से पैसा लेके गवर्नमेंट को एक हाथ से पैसा दे देगा, तो उस पर तो कोई बर्डन ही नहीं है। उसके बाद जैसे फॉर ये आपके एग्जांपल्स हो गई, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका इनकम टैक्स आ जाता है, वेल्थ टैक्स आ जाता है, प्रोफेशनल टैक्स आ जाता है, हाउस टैक्स आ जाता है, वाटर टैक्स आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स आ जाता है, एक्सेट्रा। ये सब आपके किसके हैं, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। और आपका जैसे सेल्स टैक्स हो गया, वेट हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, और अभी प्रेजेंटली इन सबको मिला के एक टैक्स बनाया है आपका, कौन सा, वो जीएसटी है। डायरेक्ट टैक्स आपका प्रोग्रेसिव होता है, और वो क्या करता है, इनइक्वालिटीज़ को कम करने में हेल्प करता है। लेकिन आपका इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, ये आपके इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, और ये आपके इन्फ्लेशन को क्या करता है, कम करता है। उसके बाद The administrative cost of direct tax are more than that of indirect tax। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होती है डायरेक्ट टैक्स की वो ज़्यादा है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स बहुत कम है। उसके बाद आपका डायरेक्ट टैक्स मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और आपका इनडायरेक्ट टैक्स लेस फ्लेक्सिबल है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्सेस आर लेस ग्रोथ ओरिएंटेड देन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आर मोर ग्रोथ ओरिएंटेड देन डायरेक्ट टैक्स। तो इसके क्या कर लेना, आप ये डिफरेंसेस याद कर लेना।
उसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखो आपका जो जीएसटी आया, एक मिनट, तो आपका जो जीएसटी आया वो कब आया था? आपका 1 जुलाई 2017 को आया था। अब उसके बारे में अपन पढ़ते हैं आगे। यहाँ आप रीडिंग मान लेना एक बार। देखो आपका जीएसटी कब आया था? जीएसटी पूरे इंडिया के सारे टैक्सेस को मर्ज करते हुए, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करते हुए आपका जीएसटी आया। कब आया? 1 जुलाई 2017 को आया, जो सारे इंडिया के अंदर एप्लीकेबल था, लेकिन किस पे नहीं था? जम्मू एंड कश्मीर पे। उस टाइम पे क्या होता था? जम्मू एंड कश्मीर पे धारा 370 लगी हुई थी, तो उस केस के अंदर जम्मू कश्मीर की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी अपन को कंसेंट चाहिए होती थी, अगर वहाँ पे कोई भी अपन को टैक्स एप्लीकेबल करना है या फिर इम्प्लीमेंट करना है। तो 1 जुलाई 2017 को सारे इंडिया के अंदर आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, लेकिन एक्सेप्ट किसको? छोड़ के किसको? जम्मू एंड कश्मीर को। फिर बाद में 7 जुलाई को आपको जम्मू एंड कश्मीर की सरकार की भी क्या मिल गई? कंसेंट मिल गई। तो 7 जुलाई से आपके पूरे इंडिया के अंदर आपका क्या हो गया? जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। अब अपन देखते हैं कि जीएसटी की नीड क्या बढ़ी, जीएसटी क्यों आया। उससे पहले भी तो बहुत सारी इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, तो जीएसटी क्यों आया है? इसके देखो मेन रीजंस क्या क्या हैं। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि आप कोई टैक्स का पेमेंट करके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई माल परचेज करते हैं, उसको मैं बोल देती हूँ इनपुट। अगर आप कोई परचेज करते हैं, कोई भी कच्चा माल अगर आप परचेज करते हैं, उस पर आप 100 रुपये का पेमेंट करके आ रहे हैं। साथ के साथ पहले आप क्या करते थे? आप कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आप उस पर एक्साइज ड्यूटी का पेमेंट करते थे। तो देखो 10 रुपये का आपने वापस से पेमेंट कर दिया, तो आपके इनपुट की कॉस्ट कितनी हो गई? 110 हो गई। 110 पे भी आप वापस आपको टैक्स पेमेंट करना होता था 10% का एट द टाइम ऑफ सेल। ये तो परचेज के टाइम पे अपन ने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को। और 110 पे अपन दोबारा सेल के टाइम पे, जब वो आप इनपुट लाके, कच्चा माल लाके आउटपुट बनाते थे, वैलिडेशन करके आउटपुट बनाते थे, पक्के माल में कन्वर्ट करते थे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे, और जब उसको सेल करते थे तब 110 के अमाउंट पे आप दोबारा टैक्स लेते थे। 10% गवर्नमेंट दोबारा आपसे टैक्स इम्पोज करती थी, जिसको अपन बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। मतलब कि कर के ऊपर कर लग रहा था, आपके टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। इसकी वजह से भी आपका क्या आया? जीएसटी आया। उसके बाद देखो आपको क्या नहीं मिल रहा था? एक्साइज ड्यूटी का कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा था, और आपको जो भी बेसिक ड्यूटी या फिर जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते थे उनका क्रेडिट नहीं मिल रहा था। उस वजह से भी आपका क्या आया? जीएसटी आया। सेकंड रीजन क्या है? अनसर्टेनिटी, या फिर देखो अनसर्टेनिटी कैसे? अंडर द ओल्ड इनडायरेक्ट सिस्टम डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, रिफंड ऑफ टैक्सेस। मतलब कि अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होना है? रजिस्टर्ड होना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट प्रोसीजर्स क्या करनी होगी? फॉलो करनी होगी। और आपकी रिफंड की भी जो प्रोसीजर्स होती थी वो भी क्या होती थी? बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए आपका क्या आया? जीएसटी आया, जहाँ पे आप इजीली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, इजीली टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हैं, इजीली उन पे क्या कर सकते हैं? रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट लॉज, आपके अलग अलग स्टेट, हर स्टेट आपकी क्या बनाती थी? आपके स्टेट लॉज बनाती थी। आपकी जो स्टेट लॉ बनाती थी, जैसे कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपसे क्या कलेक्ट करती थी? वैट या फिर सेल्स टैक्स। तो हर गवर्नमेंट का आपका क्या होता था? अलग अलग टैक्स लॉ होता था, तो आपके डिफरेंट लॉज भी थे। उसके बाद पुअर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इंडिया के अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे थे, उसके अंदर अपन को पता ही नहीं था कौन कौन से टैक्सेस लग जाते थे, कस्टमर को भी पता नहीं होता था कि कौन कौन से टैक्सेस का पेमेंट करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी पुअर ट्रांसपेरेंसी हुआ करती थी। मल्टीपल एग्जम्पशंस एंड कंसेशंस,
बहुत सारी आपके ऊपर एग्जम्पशंस लग जाती थी। एग्जम्पशन का मतलब होता है कि आप पे कर नहीं लगेगा। अगर आप कुछ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे तो आपके उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो बहुत सारी ऐसे एग्जम्पशंस थी और क्या थी, आपके कंसेशंस थे जिसके ऊपर ऐसी गुड्स के ऊपर आपका क्या नहीं लग रहा था, टैक्स नहीं लग रहा था, वो टैक्स से एग्जम्प्ट हुआ करती थी। अगर आपका टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो भी ये भी एक बड़ा रीज़न था जीएसटी के आने का। उसके बाद देखो लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, आपकी ट्रांसपेरेंसी भी क्या थी, बहुत पुअर थी। देखो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ द ओल्ड इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम वाज दैट देयर वाज नो मैकेनिज्म टू क्रॉस the verifies to claim the assignment credit made by the manufacturer service provider under the central excise duty and service tax. In similar manner, state VAT laws did not have the mechanism to cross the verify the credits. इसका मतलब ये है कि आपका जो आपको एक्साइज ड्यूटी आप जो देके आते थे एट द टाइम ऑफ परचेज, उस पर आपको क्या मिलता था, असाइनमेंट क्रेडिट मिलता था। असाइनमेंट क्रेडिट मिलता था। असाइनमेंट क्रेडिट क्या होता है, ये एक ऐसा अमाउंट होता है, एक ऐसा बेनिफिशियल अमाउंट होता है, अभी के लिए समझ लो कि गवर्नमेंट को क्या ऐसा बेनिफिशियल अमाउंट होता है कि वो जो कस्टमर जो भी आपका जो पर्सन है वो टैक्स का पेमेंट करके आ रहा है, उसको आगे जाके इस अमाउंट का बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब जब भी वो आउटपुट टैक्स देगा गवर्नमेंट को, उसमें से वो क्या कर लेगा, असाइनमेंट क्रेडिट को लेस कर लेगा। तो देखो आपके एक्साइज ड्यूटी अगर अपन परचेज के टाइम पे करके आते थे तो आपको असाइनमेंट क्रेडिट मिलता था, और आप अगर वेट पे करके आते थे एट द टाइम ऑफ परचेज तब आपको वेट क्रेडिट मिलता था। तब आपको कौन सा क्रेडिट मिलता था, वेट क्रेडिट मिलता था। लेकिन ये दोनों क्रेडिट आपस में सेट ऑफ नहीं हो पा रहे थे दोनों की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से, तो इस रीजन की वजह से भी आपका क्या आया, जीएसटी आया। उसके बाद देखो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजंस एंड रेट्स, आपकी अलग अलग जो स्टेट्स थी अलग अलग टैक्स लॉ बनाती थी, अलग अलग रेट्स होती थी, आपकी अलग अलग प्रोविजंस होते थे, तो आपकी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी उस टाइम पे। और आपका मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, एक ही अमाउंट पे बार बार टैक्स लगता जा रहा था, जिसको अपन डबल टैक्सेशन भी बोलते थे और आपका मल्टीपल टैक्सेशन भी बोलते थे, कि गवर्नमेंट अपन से एक अमाउंट पे बार बार टैक्स इम्पोज कर रही थी। यह भी एक सबसे बड़ी कमी थी। इंसेंटिव फॉर इवेजन, देखो ओल्ड जो आपका इंडायरेक्ट टैक्स था उसमें क्या आता था कि आप अगर टैक्स की चोरी करेंगे, ठीक है, कुछ सप्लायर्स ऐसे करते थे कि आप अगर टैक्स की चोरी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो देखो क्योंकि कैसे मिलेगा, क्योंकि आपकी जो सेल्स टैक्स होता है, एक तो आपका लगता है क्या, वेट लगता है, और एक आपका लगता है क्या, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। वेट आपका कब लगता था, इंडायरेक्ट वेट जो है आपके इंडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है। वेट कब लगता था, जब आप गुड्स को एक स्टेट के अंदर ही सेल करते हैं तो आपका वेट लग जाएगा। लेकिन आप गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते थे तो आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, या फिर दूसरे स्टेट्स के अंदर भी इस टैक्स को, वेट को क्या बोला जाता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स बोला जाता था। तो आप अगर जैसे कि राजस्थान में गुड्स सेल करेंगे तो आपका वेट लगेगा, फॉर एग्जांपल उसकी रेट होगी 10%, लेकिन अगर आप यही गुड्स महाराष्ट्र में सेल करेंगे तो वहाँ पे सीएसटी लगेगा, आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा, उसकी जो रेट होगी वो फॉर एग्जांपल 5% है। तो लोग क्या करने लगे कि राजस्थान में माल कम सेल करने लगे और महाराष्ट्र में जाके माल ज़्यादा सेल करने लगे, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था। आपका पहले ही नैरो बेस था। नैरो बेस मतलब कि बहुत सारी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज थे जहाँ पे आपका एग्जम्पशन लग रही थी, और मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशनल डिफिकल्टीज, जैसे कि मैंने बताया कि आपके बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर। बहुत सारी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने अपने हिसाब से क्या बनाती थी, स्टेट लॉज बनाती थी, वेट की लॉज बनाती थी। तो आपके डिफरेंट आपके क्या हो गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए थे टैक्स को इम्पोज करने वाले, और आपकी जो टैक्स इम्पोजन में है, आपके टैक्स कलेक्शन में भी क्या आ रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ रही थी, डिफिकल्टीज आ रही थी। आपकी कंप्लायंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इन सब कारणों की वजह से आपका क्या आया था, जीएसटी आया था। कब आया था आपका जीएसटी, 1 जुलाई 2017 को आया था, ठीक है। उसके बाद अब अपन डिस्कस करते हैं
डिस्कस ऑल द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये भी अपन देखते हैं। देखो, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी कि आपका जीएसटी कब इम्पोज होगा, कब अपना ऐसा कोई इवेंट होगा जब आपका क्या लगेगा, जीएसटी लग जाएगा। तो देखो, आपका जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है आपका सप्लाई। टैक्सेबल इवेंट क्या है जीएसटी का? सप्लाई है। जब गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होगी, सप्लाई होगी, तब आपका क्या इम्पोज हो जाएगा, जीएसटी इम्पोज हो जाएगा। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, दोनों के अगर अपन क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका जीएसटी का क्या है, टैक्सेबल इवेंट है। एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, जीएसटी किस पे एप्लीकेबल होता है, सप्लाई पे एप्लीकेबल होता है। जब भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी तब आपका क्या होगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। सप्लाई के अंदर क्या इंक्लूड होता है, सप्लाई क्या होती है, जब भी अपन किसी गुड्स और सर्विसेज को क्या करते हैं, सेल करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं या फिर ट्रांसफ़र करते हैं या फिर लाइसेंस करते हैं, लाइसेंस पे देते हैं या फिर उनको रेंट पे देते हैं, लीज पे देते हैं, डिस्पोजल करते हैं, तो ये सब क्या है, सप्लाई के ही फॉर्म्स माने जाते हैं। अगर अपन ने ये सब कर लिया और साथ में कंसिडरेशन दे दिया, कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ, और साथ के साथ आपका ये जो ट्रांजैक्शन हुआ वो किस पर्पस के लिए हुआ, आपका अगर बिजनेस पर्पस के लिए ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। सप्लाई बोलेंगे तो आपका क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। देखो, जीएसटी किस पे लगता है, सप्लाई पे लगता है। सप्लाई क्या होती है, जब भी अपन गुड्स और सर्विसेज को, दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों या दोनों में से एक को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, बार्टर में दे रहे हैं, ठीक है, रेंटल पे दे रहे हैं, लाइसेंस पे दे रहे हैं, या फिर उनको अपन क्या कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर ए कंसिडरेशन। मतलब अगर अपन कुछ सेल कर रहे हैं तो अपन को बदले में कुछ क्या मिलना चाहिए, कुछ कंसिडरेशन भी मिलना चाहिए, कुछ के बदले कुछ भी अपन को मिलना चाहिए, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो पर्पस है वो कौन सा पर्पस होना चाहिए, बिजनेस पर्पस होना चाहिए, तब आपका क्या लग जाएगा, तब आपकी वो सप्लाई मानी जाएगी, और सप्लाई मानी जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद देखो, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, जो आपका जीएसटी है वो डेस्टिनेशन बेस्ड है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब होता है कि जीएसटी वहाँ लगता है, उस जगह लगेगा जहाँ पे आपके गुड्स और सर्विसेज का क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। जिस स्टेट में आपके गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन होगा उसी स्टेट में आपका क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, और उसी स्टेट की गवर्नमेंट को आपका क्या जाएगा, जीएसटी की रेवेन्यू जाएगी। उसके बाद नेचर ऑफ सप्लाई, सप्लाई की कौन कौन से नेचर हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपकी एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक होती है आपकी इंटर स्टेट सप्लाई, एक होती है इंट्रा स्टेट, दूसरी होती है आपकी इंटर स्टेट, एक होती है आपकी इंपोर्ट, एक होता है आपका एक्सपोर्ट, ठीक है। तो देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई अपन किसको बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई, अगर आपके विद इन द स्टेट या फिर सेम स्टेट के अंदर आपका कौन रहता है, सेलर, सप्लायर भी उसी स्टेट के अंदर रहता है और आपका रेसिपिएंट भी उसी स्टेट के अंदर रहता है। तो अगर आपकी विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर अगर आपकी क्या हुई है, सप्लाई हुई है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। और इंटर स्टेट सप्लाई किसको बोलते हैं, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई माल भेज रहे हैं, कोई दूसरे राज्य में अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। तो इसमें लिख सकते हैं आप विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट अगर आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है आपकी, बिटवीन द स्टेट, अगर आपके दो स्टेट के बीच में क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बिटवीन द स्टेट, तो अपन क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, ये कोई सप्लाई का पार्ट नहीं है, ये इसके अंदर आ जाता है इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर। अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसको अपन बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई।
यहाँ पे अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो आपका एक जो टैक्स है वो आपका लग जाएगा, कस्टम ड्यूटी लग जाती है जिसको अपन बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी या फिर IGST आपका लग जाएगा। और अगर आप गुड्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस के अंदर ऐसी सप्लाई को अपन क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, तो अपन ने बेसिकली 3 तरीके की सप्लाई होती है, जैसे कि पहले है आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर आपकी सेम स्टेट के अंदर सप्लाई हुई है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। जब भी आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तब आपका एक तो CGST लगता है और SGST लगता है। GST के अंदर जो आपकी जो टैक्सेस हैं वो कौन कौन से टैक्सेस हैं, एक तो आपका CGST है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक आपका SGST है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक आपका IGST होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक होता है आपका UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो आपके 2 GST लगेंगे। कौन कौन से GST, एक तो आपका CGST लगेगा और एक आपका SGST लगेगा। मतलब गवर्नमेंट अपन से 2% कलेक्ट करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है तो उसमें से 1% तो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। CGST किसकी रेवेन्यू होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है। और जो SGST होता है वो किसकी रेवेन्यू होती है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है। तो आपने 2% टैक्स का पेमेंट किया, विद इन द स्टेट सप्लाई हुई थी, तो उसमें 1% किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, CGST बोलेंगे। और रिमेनिंग 1% किसके पास जाएगा, आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, SGST बोलेंगे। उसके बाद देखो आपका IGST कब लगता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लगता है, जब आपकी इंटर स्टेट सप्लाई होती है। उसके बाद आपका इंपोर्ट पे क्या लगता है, इंपोर्ट पे आपका IGST भी लगेगा, इसके साथ के साथ आपकी एक कस्टम ड्यूटी भी लगती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगती है। उसके बाद अगर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, अगर आपके कोई गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब ऐसी सप्लाई जहाँ पे GST तो लगेगा लेकिन किस रेट पे लगेगा, जीरो रेट पे लगेगा, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। उसके बाद अपन आगे चलते हैं इसके फीचर्स पे, ड्यूअल GST। ड्यूअल GST का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 तरीके के GST लगाए जाते हैं। जैसे कि आपका अभी मैंने बताया, अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो आपका क्या लगेगा, CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा। मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या करेगी, टैक्स कलेक्ट करेगी आपसे। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो सेंट्रल आपकी कौन से लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा, CGST लगेगा और SGST लगेगा। उसके बाद अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वहाँ पे आपका IGST लगता है। IGST कौन इम्पोज करता है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या होती है, रेवेन्यू होती है। उसके बाद देखो ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स पे कोई क्या नहीं लगता है, GST नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई बोलते हैं। और आपकी इंपोर्ट के केस के अंदर क्या होता है, अगर आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो आपका क्या लगता है, उसको अपन क्या मानते हैं, एज ए इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, IGST लग जाएगा। लेकिन अगर आप गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो उस केस के अंदर आपकी IGST के साथ आपका कस्टम ड्यूटी भी लग जाती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी भी आप पे क्या हो जाएगी, एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ सर्विसेज आपका कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है। आप देखो बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो आपके सब्स्यूम कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए GST के अंदर। ठीक है, तो देखो कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो आपके मर्ज कर दिए गए इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। देखो आपके पहले CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो अलग टैक्स लॉ बनाती थी, जैसे कि आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज हो गया, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज हो गया, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज जैसे टेक्सटाइल्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए हो गया, एडिशनल ड्यूटीज फॉर कस्टम्स हो गया, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया,
सेजेस हो गए और सरचार्जेस हो गए, ऐसे जो टैक्सेस थे वो सारे मर्ज कर दिए गए किसके अंदर, जीएसटी के अंदर। आपके स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे टैक्स लो बनाती थी, उनको भी किसके अंदर मर्ज कर दिया गया, जीएसटी के अंदर। मतलब इन सब टैक्सेस के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्या लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा। वो कौन सा टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। मतलब अब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये टैक्सेस इम्पोज नहीं करेगी, क्योंकि इनकी जगह आपका क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। तो देखो, स्टेट वेट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, स्टेट सेसेस और सरचार्जेस, इन सभी टैक्सेस को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया एक ही टैक्स के अंदर, कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट ये टैक्स नहीं लगाएगी, ना ही स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, क्योंकि अब इनके जगह सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, एक ही टैक्स लगेगा। तो आप देख लेना कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको सब्स्यूम कर दिया गया है एक टैक्स के अंदर, जिसको अपन क्या बोलेंगे, जीएसटी बोलेंगे। उसके बाद आपकी जीएसटी रेट्स, आपकी जीएसटी रेट होगी यहाँ पे 3%, 5%, 12%, 18% या 28%। बेसिकली आपकी यही जीएसटी रेट्स है। अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो जीएसटी रेट्स को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इंट्रा स्टेट में आपका क्या होता है, सीजीएसटी को भी जाता है कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट किसको जाता है, एसजीएसटी को भी जाता है। लेकिन अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो वो आपका आईजीएसटी जाता है। जैसे कि आपका 12% जीएसटी की रेट है, तो अगर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है तो कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। 12% रेट है तो 6% किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा एज ए सीजीएसटी, और रिमेनिंग 6% किसके पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा एज ए एसजीएसटी। और अगर आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है, दो स्टेट के बीच में अगर आपकी सप्लाई हो रही है, तो आपका जो आईजीएसटी लगेगा वो पूरी रेट से लगेगा। कितने रेट से, 12% की रेट से लग जाएगा। अब देखो, सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे अभी आपका जीएसटी नहीं लगता है। इस पे आपका क्या नहीं लगेगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। जीएसटी सब पे, सारे गुड्स और सर्विसेज पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप लीकर को यूज़ करते हैं एज ए ह्यूमन कंजम्पशन, तो उस टाइम पे जब आप ये लीकर परचेज करके लेके आएंगे तब आपको जीएसटी का पेमेंट नहीं करना होगा। लेकिन ये किस पर्पज़ के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। अगर आप लीकर को एज ए मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या करते हैं, यूज़ में लेते हैं, एज ए बिजनेस पर्पज़ अगर आप इसको यूज़ में लेते हैं, तब आपका जीएसटी लग जाएगा। आइटम्स टेम्परेली आउट ऑफ जीएसटी, ऐसे कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन पे अभी क्या नहीं लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा है। कुछ टाइम के लिए जीएसटी नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आपकी गवर्नमेंट चाहे, आपके जीएसटी काउंसिल चाहे, तो आगे फ्यूचर डेट पे वो क्या लगा सकती है, जीएसटी इम्पोज कर सकती है। तो देखो कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जहाँ पे अभी आपका जीएसटी नहीं लग रहा है। पहला है आपका पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया। इन पे अभी क्या नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किन पे आपका जीएसटी नहीं लगता है। पहले अभी अपन ने ऊपर देखा कि लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे आपका जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इन पे आपका जीएसटी लग सकता है फ्यूचर डेट के अंदर, अगर आपकी गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन अभी तक तो क्या है, ये आउट ऑफ जीएसटी है, आपके इन पे अभी जीएसटी नहीं लग रहा है। कंटिन्यू टू लेवी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, आपका अभी tobacco and tobacco products would be subject to GST in addition to central excise duty। मतलब आपके टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे अभी भी जीएसटी लगता है, मतलब जीएसटी लगेगा। लेकिन इसके साथ के साथ आपका कौन सा टैक्स लगेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा। मतलब टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे 2 प्रकार के टैक्स लगेंगे आपके इनडायरेक्ट टैक्स। पहला टैक्स कौन सा आपका, जीएसटी भी लगेगा, साथ के साथ आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा। इसको सब्स्यूम नहीं किया गया है। अब देखो, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, आपका जो भी एक मिनट, आप जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हैं, आपका बिजनेस पर्पस भी है, आपको कंसिडरेशन में मिल रहा है, तो क्या हर पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है? क्या हर बिजनेसमैन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? नहीं। देखो, आप चाय की थड़ी पे जाते हो, आप चाय पी के आते हो,
₹20 की आपने चाय पी, आपने क्या किया, सर्विसेज लिए और ₹20 का पेमेंट किया है, और यहाँ पे बिजनेस पर्पस भी था। किसका बिजनेस पर्पस था? किसका बिजनेस पर्पस था? चाय की थड़ी वाले का। तो देखो यहाँ पे चाय की थड़ी वाला क्या आपसे जीएसटी कलेक्ट करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि तो सप्लाई तो हो रही है ना, क्योंकि सप्लाई के लिए 3 कंडीशंस थी मेनली, कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, साथ के साथ आपको कंसिडरेशन मिलना चाहिए, और साथ के साथ आपका क्या होना चाहिए, बिजनेस पर्पस होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन आपके क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है चाय की थड़ी वाला। लेकिन क्या वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेता है? नहीं लेता है। अपन से जीएसटी कलेक्ट करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखी है, प्रेस्क्राइब कर रखी है, कि अगर आपका टर्नओवर इस प्रेस्क्राइब लिमिट से, इस थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाता है, तभी आपको क्या लेना है, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है। अदरवाइज हर किसी को जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। तो अपन देखते हैं कि आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले देखो, अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, एक्सक्लूसिवली किसकी सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, और आप सप्लाई कर रहे हैं इन चारों स्टेट्स के अंदर, MMNT के अंदर। MMNT का मतलब है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। अगर इन चारों स्टेट्स के अंदर अगर आप किसी गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं और आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो है, जो आपका एग्रीगेट टर्नओवर है वो अप टू रुपीज़ कितना है, 10 लाख है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड कर गया तो आपको क्या लेना होगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो इन चारों स्टेट के लिए अलग लिमिट है आपकी। उसके बाद अपन देखते हैं, अगर आपकी पुडुचेरी, तेलंगाना, नागालैंड, आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अगर आपका बिजनेस इन स्टेट्स के अंदर है और अगर आपका टर्नओवर अप टू ₹20 लाख है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। इससे एक्सीड कर जाता है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। और अदर स्टेट के लिए आपकी लिमिट क्या है, 40 लाख है। तो अपन ने देखा गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स की सप्लाई किस में कर रहे हैं, MMNT में कर रहे हैं। MMNT मतलब मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है आपकी, 10 लाख। 10 लाख तक अगर आपका टर्नओवर है तो आपको कोई जीएसटी के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। 10 लाख से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उसके बाद आपकी ये जो 7 स्टेट्स हैं, अगर इनके अंदर आप बिजनेस करते हैं और गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी लिमिट क्या है, 20 लाख है। और अदर स्टेट्स के लिए आपकी लिमिट क्या है, 40 लाख है। मतलब राजस्थान के लिए अगर आप क्या कर रहे हैं, राजस्थान में बिजनेस कर रहे हैं और एक्सक्लूसिवली गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो आपकी टर्नओवर की लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, 40 लाख होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अगर क्या कर रहे हैं आप, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, तो इन चारों स्टेट्स के अंदर 10 लाख है और रिमेनिंग जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनके अंदर क्या है, आपकी 20 लाख क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट है। ये आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। इनसे एक्सीड कर जाता है अगर आपका टर्नओवर, तो क्या होगा, जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब बात आती है कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, देखो गवर्नमेंट को जीएसटी का पेमेंट करने के लिए आपकी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रखी है कि आप कौन कौन से स्कीम में रजिस्ट्रेशन लें, रेगुलर स्कीम में या फिर कंपोजिशन स्कीम में। ये टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है जहाँ पे आप रेगुलर, 2 तरह की स्कीम्स होती है, एक रेगुलर स्कीम होती है और एक कौन सी स्कीम होती है, कंपोजिशन स्कीम होती है। बेसिकली रेगुलर स्कीम में क्या होता है, जैसे ही आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, आपको मंथली रिटर्न्स फाइल करनी होगी और जीएसटी की सारी कंप्लायंसेस आपको फॉलो करनी होगी। लेकिन कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, गवर्नमेंट आपको कुछ रिलैक्सेशन दे देती है, कुछ आपको फ़ायदा दे देती है कि गवर्नमेंट बोलती है आपको, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हो तो आप एक काम करना, आप हमको रिटर्न सिर्फ साल में एक बार ही प्रोवाइड करवाना। आप सिर्फ एक ही एनुअल रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं कंपोजिशन स्कीम वाले, लेकिन हमको पेमेंट क्या कर देना, क्वार्टरली कर देना। आप क्वार्टरली जैसे 3-3 महीने के गैप में आप हमको क्या कर देना, टैक्स का पेमेंट कर देना। लेकिन जो आपकी रिटर्न जाएगी वो तो कब जाएगी, आपकी एनुअली ही जाएगी। तो देखो
लेकिन आपकी जो कंपोजिशन स्कीम है, क्या सब लोग इसको ऑप्ट कर सकते हैं? क्या कंपोजिशन स्कीम क्या सब लोग ले सकते हैं क्या? नहीं, ये आपके स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर कुछ ही जैसे कि 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख तक ही होता है, उनको ही कंपोजिशन स्कीम लेनी होती है। इनको फ़ायदा क्या मिलता है कि एक फ़ायदा तो ये है कि इनको सिर्फ साल में एक बार रिटर्न फाइल करनी होगी और टैक्सेस का पेमेंट भी कब करना होगा? साल में 4 बार, जैसे क्वार्टरली करना होता है तो क्वार्टरली आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो आगे देखते हैं स्मॉल टैक्स पेयर्स विद एन एग्रीगेट टर्नओवर। अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, इसकी भी अपन डेफिनेशन देखेंगे आगे। इन ए फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹1.5 करोड़ या फिर 75 लाख है अगर आपका टर्नओवर, तो आपको क्या करना होगा? आप क्या कर सकते हैं? कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो अब देखो, आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट है आपकी 75 लाख। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इन स्टेट्स के अंदर, कौन कौन से स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। अगर आप इन 8 स्टेट्स में क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं और आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 75 लाख का होना चाहिए। 75 लाख तक ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा एक्सीड कर गया तो आप कंपोजिशन स्कीम से किस में आ जाएंगे? रेगुलर स्कीम में आ जाएंगे, जहाँ पे आपको मंथली टैक्स का पेमेंट करना होगा। और देखो, अदर स्टेट्स के लिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को हटा के अदर स्टेट्स के लिए आपके टर्नओवर की लिमिट क्या है? 1.5 करोड़ है। और ये बात थी जो अपन ये बात कर रहे थे आपके टर्नओवर की। तो यहाँ पे कब आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं? जब आप किसके सप्लायर हैं? सिर्फ और सिर्फ गुड्स के सप्लायर हैं। लेकिन अगर आप गुड्स प्लस सर्विसेज के सप्लायर हैं तो उस केस के अंदर आपके टर्नओवर की लिमिट हो जाएगी ₹50 लाख। मतलब आप ₹50 लाख तक की अगर आप कोई सप्लाई करते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हैं, तभी आप क्या ले सकते हैं? जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इसको मैं एक एग्जांपल की तरह समझा देती हूँ। जैसे कि आपको कोई फर्नीचर चाहिए था, आप सप्लायर के पास गए, ठीक है, आपकी भी कोई बिजनेस है, आप अपना नया बिजनेस खोल रहे हैं, उसमें आपको फर्नीचर चाहिए, तो आप गए किसी फर्नीचर वाली शॉप के पास, वहाँ से जाके आपने फर्नीचर परचेज कर लिया और वो सेलर ने आपको ऐसे बोला कि भाई साहब देखो 2 लाख का तो आपका फर्नीचर हो गया और इसके अंदर आपका जो 20,000 का अमाउंट है वो आपका जीएसटी का अमाउंट हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया? 2,20,000 क्या कर दिया? सेलर को पे करके आ गए। अब आपने 20,000 किसका पेमेंट किया है? जीएसटी का पेमेंट किया है। 20,000 किसका पेमेंट किया है? जीएसटी का पेमेंट किया है। तो जो अमाउंट, ऐसा जीएसटी का अमाउंट जो आप परचेज के टाइम पे करके आते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। इसका अपन को बेनिफिट मिलता है आगे जाके कब? जब आप अपने गुड्स को क्या करते हैं? सेल करते हैं। जैसे कि आप क्या करें कि फर्नीचर लेके आ गए और आपका बिजनेस सेटअप हो गया, अब आपका क्या बन रहा है? गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है और आप उसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक गुड्स सेल किया 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का आपने गुड्स सेल किया तो आपने अपने कस्टमर को किया और आपने वैसे ही क्या किया? कस्टमर से जीएसटी का कलेक्शन किया। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने जीएसटी का कलेक्शन किया है अपने कस्टमर से 50,000 रुपये का। आपने अपने कस्टमर से जीएसटी का कलेक्शन किया 50,000 रुपये का और आप किसी सप्लायर को, सेलर को कितना देके आए थे? 20,000 रुपये। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जितना आपने परचेज के टाइम पे किया था उतने अमाउंट का आप क्या ले सकते हैं? बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे? कि आपने जितने कस्टमर से कलेक्ट किया 50,000 का अमाउंट, उसमें से 20,000 जो अपन दे के आए हैं और सेलर को, वो अमाउंट लेस कर दो और रिमेनिंग 30,000 है, 30,000 जो है वही हमको पे कर दो, गवर्नमेंट को पे कर दो। ये क्यों आया था? ताकि आपका जो कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा था वो नहीं लग सके, इसलिए आपका ये आया था। तो बस देखो, द मीनिंग ऑफ आईटीसी इंक्लूड्स 2 वर्ड्स, इनपुट एंड टैक्स क्रेडिट।
Inputs are materials or services that a supplier acquires in order to manufacture or provide his product or services, which is his output tax. Tax credit refers to the amount of tax a supplier of taxable person is able to reduce the while paying the tax of his outward supply. देखो कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसका सिंपल सा ये है जैसे कि मिस्टर ए था, मिस्टर ए ने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया 1 लाख रुपए का। ये क्या करता है, फर्नीचर परचेज करके लेके आता है, 2 लाख का मैंने एग्जांपल दिया था, और 20,000 का जीएसटी का पेमेंट करता है। और फिर मिस्टर ए फर्दर सेल करता है, किसको, कस्टमर को सेल करता है कितने रुपए में, 3 लाख रुपए में, और उससे 50,000 का जीएसटी कलेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि जो आप 20,000 जो दे के आए थे परचेज के टाइम पे, जो आप 20,000 परचेज के टाइम पे जो देके आए थे, उसका आप क्या ले लेंगे, बेनिफिट ले लेंगे। कैसे बेनिफिट लेंगे कि जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई मतलब जो भी आपकी सेल्स हो रही है, सेल्स पे जो भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स बोलते हैं। उसको जीएसटी के अंदर अपन क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के अंदर ये हमारा जो अमाउंट आपने जो परचेज के टाइम पे किया था उसको क्या कर लेना, कम कर लेना। इसको अपन क्या बोलेंगे, आईटीसी बोलेंगे। तो अपन क्या बोलते हैं, आईटीसी बोलते हैं। और रिमेनिंग 30,000 का ही गवर्नमेंट को पे कर देना। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, सीक्वेंस एंड रेस्ट्रिक्शन फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आप आईटीसी का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब होता है आपका, जैसे कि आपने जब परचेज किया, आपने जब कोई गुड्स परचेज किया और उस पर जो जीएसटी का पेमेंट करके आए थे आप, वो करके आए थे आप आईजीएसटी का पेमेंट करके आए थे। और आप आईजीएसटी का पेमेंट कब करेंगे, जब आपकी इंटर स्टेट सप्लाई होती है। लेकिन वहीं अगर आप अपने गुड्स सेल्स करते हैं तो आप जो जीएसटी का जो आउटपुट टैक्स आता है वो आपका आता है, मतलब आप जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आप जो पे करके आए थे अमाउंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो क्या आईजीएसटी का अमाउंट सीजीएसटी एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से सेटअप हो पाएगा क्या, इसका अपन सीक्वेंस देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपका अगर आईटीसी का अमाउंट है, किसका, आईजीएसटी का अमाउंट है, आपका अगर आईजीएसटी का आईटीसी का अमाउंट है और अपन को पेमेंट करना है कौन से टैक्सेस का, आईजीएसटी का पेमेंट करना है, सीजीएसटी का पेमेंट करना है, एसजीएसटी का करना है या फिर यूटीजीएसटी का करना है। तो सबसे पहले इस आईटीसी का अमाउंट को अपन किस में यूटिलाइज करेंगे, सबसे पहले आईजीएसटी के अमाउंट में। पहले अपन किसको पे करेंगे, आईजीएसटी को पे करेंगे। सेकेंडली अपन किसको पे करेंगे, सीजीएसटी को, फिर या फिर एसजीएसटी को या फिर यूटीजीएसटी, जैसे भी किसी भी ऑर्डर में अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो आईजीएसटी का इनपुट किससे सबसे पहले किससे सेटअप होगा, आईजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से। अगर कोई पैसा बच जाता है तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी से भी क्या हो सकता है, सेटअप हो सकता है। के बाद अगर आपके पास सीजीएसटी का क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अगर आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी है तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं आप, सबसे पहले आप आईजीएसटी, और आपको जो पेमेंट करना है वो आईजीएसटी का भी करना है और सीजीएसटी का भी करना है। तो आप आईजीएसटी को पहले पे कर सकते हैं और सेकेंडली किसको पे कर सकते हैं, आप सीजीएसटी को पे कर सकते हैं। अगर आपके पास एसजीएसटी यूटीजीएसटी का आईटीसी का अमाउंट है और आपको पे करने हैं ये वाले टैक्सेस, तो सबसे पहले आप किसको पे करेंगे, आईजीएसटी को, सेकेंडली किसको पे करेंगे, एसजीएसटी को। लेकिन अपन ने अभी देखा कि आपके सीजीएसटी का अमाउंट ना तो एसजीएसटी से सेटअप हो रहा है ना ही एसजीएसटी का अमाउंट सीजीएसटी से सेटअप हो रहा है। ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका एसजीएसटी किसकी रेवेन्यू है, स्टेट गवर्नमेंट की, और आपकी सीजीएसटी है वो किसकी रेवेन्यू, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, ये अभी अपन ने देख लिया कि कौन कौन से पर्सन क्या लेते हैं, कब आपके लायबल होते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। उसके बाद अगर आपको जीएसटी में क्या करवाना है, जीएसटी का पेमेंट कराना है तो आपको रिटर्न्स फाइल करनी होगी। रिटर्न फाइल करके ही आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी का पेमेंट कर सकते हैं। तो देखो आपकी कौन कौन सी रिटर्न्स होती है ये भी अपन देख लेते हैं।
सबसे पहले आपकी GSTR 1। GSTR 1 किसके लिए होती है? आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स होती है, आपने जितना अमाउंट आपने सेल किया है उसकी डिटेल्स होती है। आपका ये मंथली स्टेटमेंट होता है, आपको मंथली फाइल करनी होती है। कब तक? नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख से पहले। उसके बाद GSTR 2A 2B, जैसे ही सप्लायर आउटवर्ड सप्लाई अपनी सेल्स की डिटेल्स फाइल कर देगा, रेसिपिएंट के GSTR 2A या फिर 2B के अंदर वो अमाउंट क्या हो जाएगा? ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ये किसके डिटेल्स बताता है? इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स बताता है, जिसमें उसको क्या मिल जाएगा? ITC मिल जाएगा। उसके बाद GSTR 3B क्या होती है? मंथली रिटर्न होती है फॉर ए नॉर्मल टैक्स पेयर। यहाँ पे क्या होता है? आपको गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करवाना होता है। तो आप कैसे, कब तक टैक्स का पेमेंट करवाएंगे? GSTR 3B की ड्यू डेट क्या है? 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। उसके बाद GSTR 4 होती है आपकी कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए। इनको साल में एक बार ही क्या करवाना होता है? टैक्स का पेमेंट करवाना होता है। ये डेट आपकी क्या हो गई है? अमेंड हो गई है। पहले आपकी क्या होती थी? 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपको क्या करवाना होगा? कंपोजिशन स्कीम वाले को एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। लेकिन अब ये अमेंड होगी, कितनी हो गई है? 30 जून हो गई है। 30 जून ऑफ द फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको कंपोजिशन स्कीम वाला है, तो उसको रिटर्न फाइल करनी होगी। कौन सी? GSTR 4 फाइल करनी होगी। उसके बाद आता है आपका GST CMP 08। जो भी इस पर्सन कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है उसको क्या करना होता है? रिटर्न तो साल में एक बार फाइल करनी होती है, लेकिन टैक्सेस का पेमेंट कब करना होता है? क्वार्टरली पेमेंट करना होता है। तो देखो, क्वार्टरली जो पेमेंट करेगा कंपोजिशन स्कीम वाला, वो कौन सी रिटर्न में करेगा? CMP 08 में करेगा। कब तक कर देगा? जैसे ही आपका क्वार्टर एंड हो जाएगा, उसकी नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख से पहले वो क्या कर देगा? GST का पेमेंट कर देगा। उसके बाद GSTR 5 होती है आपकी नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए। ऐसे टैक्स पेयर्स जो आपके इंडिया के बाहर के हैं, लेकिन इंडिया में आके क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो इनके लिए आपकी रिटर्न की डेट क्या है? 13th डे आफ्टर द एंड ऑफ द कैलेंडर मंथ और विदिन 7 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। आपका जैसे ही कैलेंडर मंथ एंड हो जाता है उसकी नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख तक, या फिर जब आपका इनको क्या मिलता है कि किसी टाइम पीरियड के लिए ही आपको RC दिया जाता है। RC मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। NRTP को किसी टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है। अगर आपकी वो जो RC की जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाती है, तो उसके विदिन 7 days के अंदर या फिर नेक्स्ट मंथ के 13 डे के अंदर विच एवर इज अर्लियर वाली जो भी डेट आएगी, वो तब तक आपको क्या करना होगा? GSTR 5 फाइल करनी होगी। उसके बाद GSTR 6 होती है आपकी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। वो आपको कब तक फाइल करनी होती है? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ में। और आपके GSTR 7 होता है आपका TDS डिडक्टर वालों के लिए। मंथली रिटर्न फाइल करते हैं। कब तक फाइल करनी होगी? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। GSTR 8 आपकी किसके लिए? TCS कलेक्ट करने वालों के लिए। इनको कब तक फाइल करनी होगी? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। उसके बाद आपकी GSTR 9 होती है, जिसको अपन बोलते हैं एनुअल रिटर्न बोलते हैं। ये आपको कब तक फाइल करनी होती है? 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि आपका एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, अभी कौन सा फाइनेंशियल चल रहा है आपका? 26-27 एप्लीकेबल हो गया है, तो 25-26 की जो एनुअल रिटर्न होगी वो आपको कब तक फाइल करनी होगी? 31 दिसंबर 2026 तक आपको फाइल करनी होगी। उसके बाद GSTR 10 है आपकी फाइनल रिटर्न होती है। ये आपको कब फाइल करनी होगी? GSTR 10 आपकी फर्स्ट रिटर्न भी होती है और फाइनल रिटर्न भी होती है। जब आप GST में पहली बार क्या है, रजिस्ट्रेशन लिए हैं आपने, पहली बार रिटर्न फाइल करवाई है, तब आपको GSTR 10 फाइल करनी होगी। या फिर अगर आपका GST में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिलेशन वाली डेट से विदिन 3 months आपको क्या करना होगा? GSTR 10 फाइल करनी होगी, जिसमें आपकी जितनी भी पेंडिंग जो भी आपकी ड्यू रिटर्न्स है वो आपको क्या करना होगा? फाइल करना होगा GSTR 10 के अंदर। ठीक है। अब देखो, लायबिलिटी टू पे टैक्स। किसकी लायबिलिटी होती है GST में टैक्स का पेमेंट करने की? देखो, GST में पेमेंट करने के लिए आपकी दो प्रकार का मैकेनिज्म होता है। एक इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, एक जिसको अपन बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऐसा होता है जहाँ पे आपका सप्लायर लाइबल होता है GST को पेमेंट करने के लिए। और अभी तक अपन ने यही देखा है कि आपका सप्लायर क्या करता है, सेलर क्या करता है, GST का पेमेंट करता है। RCM क्या होता है? आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है कि गवर्नमेंट ऐसे ट्रांजेक्शन्स को नोटिफाई कर रखी है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे जहाँ पे आपका रेसिपेंट लाइबल होगा GST का पेमेंट करने के लिए। ठीक है।
आप पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे करेंगे? बाय इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू कर देंगे। आप कॉमन पोर्टल पे जाएंगे, रिटर्न फाइल करेंगे और आप अपने ई कैश लेजर से या फिर आप क्या कर देंगे, टैक्स का पेमेंट कर देंगे। आपके इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करके, डेबिट क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। या फिर ओवर द काउंटर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपका जो भी अब जीएसटी का सारा काम है वो क्या हो गया है, फेसलेस हो गया है। अगर अपन को जीएसटी का अमाउंट डिपॉजिट भी करवाना है तो अपन को पता ही नहीं है कि अपना जीएसटी का अमाउंट जीएसटी का अमाउंट जो कलेक्ट कर रहा है वो कौन सा ऑफिसर कर रहा है। ये जीएसटी के बेनिफिट्स हैं, इसको एक बार रीड कर लेना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेकिन इजी सा ही है। चलो बता ही देती हूँ कि जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स आने से क्या क्या जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स हुए। तो सबसे पहले देखो, क्रिएटिंग द कॉमन नेशनल मार्केट। अब आपका कॉमन नेशनल मार्केट होगा। अब आपको ऐसे डरना नहीं होगा कि अगर मैं राजस्थान से, महाराष्ट्र से कहीं से भी गुड्स परचेज करता हूं तो आपको कितना टैक्स का पेमेंट करना होगा। अब आपको सिर्फ एक चीज़ पता है कि कहीं से भी कोई भी गुड्स परचेज करूं, अपना सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। वो कौन सा लगेगा? जीएसटी ही लगेगा। उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस। आपके बहुत सारे टैक्सेस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। आपके बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया एक ही टैक्स के अंदर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीएसटी। उसके बाद प्रिवेंट कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। मतलब अगर आप क्या, पहले क्या हो रहा था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, कास्केडिंग इफेक्ट बोल रहे थे। अब आपका जीएसटी आने से आपको क्या मिलने लग गया, आईटीसी का अमाउंट मिलने लग गया, जिससे कि आपका जो कास्केडिंग इफेक्ट वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी क्या हो गई, आपकी रिमूव हो गई। इम्प्रूव द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। आपकी जीएसटी आने से आपकी इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में भी क्या हुआ, बूस्टअप आया, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट्स क्या हो गए, सस्ते हो गए। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले क्या होता था कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लेवी होते थे, जिससे कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन जीएसटी के आने से क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस कम हुई। कैसे कम हुई? क्योंकि अब आपका मल्टीपल बार क्या नहीं लग रहा है, टैक्स नहीं लग रहा है, नहीं आपको टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है। उसके बाद रिडक्शन इन कंप्लाइंस कॉस्ट। आपकी जो कंप्लाइंस कॉस्ट है वो भी, उसमें भी क्या आई, कमी आई। जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी प्रोसीजर्स है लेवी और कलेक्शन की, वो क्या है, बहुत इजी है। आपको सारा काम ऑनलाइन पोर्टल पे ही मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफाइड एंड ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स। सारा काम ऑनलाइन होता है, सारा काम ऑटोमेटेड होता है। अगर आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप उसके ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। तो सारा काम आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, किसी के पास भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ना ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के चक्कर काटने की आपको ज़रूरत है। या कोई टैक्स का पेमेंट करना है, रिटर्न्स आपको लगानी है, रिफंड्स क्लेम करना है, ये सारा काम आप कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन साइट के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद रिडक्शन इन करप्शन। आपके जो करप्शन है, भ्रष्टाचार, पहले क्या होता था कि आपके जो टैक्सेस है वो आपके जैसे फिजिकली भी कलेक्ट कर लिए जाते थे कि क्या बोलते थे कि आप हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में आओ और आप हमें टैक्स का पेमेंट करके जाओ। ओवर द काउंटर पेमेंट भी होता था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ, सारा पेमेंट कैसा हो गया, ऑनलाइन ही हो गया, कैशलेस ही हो गया। मतलब जीएसटी में अगर कोई भी टैक्सेस का पेमेंट करना है तो जीएसटी के कॉमन पोर्टल पे जाके पेमेंट करिए। तो इससे क्या हुआ, भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया, आपका करप्शन भी क्या हुआ, कम हो गया। उसके बाद इम्प्रूव द कंप्लाइंसेस, ये आपके कंप्लाइंसेस को इम्प्रूव करता है। उसके बाद रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर इवेजन। आपके इंसेंटिव फॉर इवेजन को भी क्या करा, रिड्यूस करा, क्योंकि अब आपकी इंटरेस्टेड सप्लाई हो या फिर इंटरेस्टेड सप्लाई हो, आपका सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, जीएसटी ही लगेगा। आपकी कंपनीज का टैक्स बर्डन भी बहुत कम आने लगा, क्योंकि आपके गुड्स एंड सर्विसेज कम हो गए। रिडक्शन इन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द टैक्सेस। आपके जितने बहुत सारे जो टैक्सेस लग रहे थे उनमें भी क्या आई, कमी आई। इन सबको मर्ज करके एक ही टैक्स लगने लगा। अब आपका यूनिफॉर्मिटी आई आपके टैक्सेस के अंदर। आपकी सर्टेनिटी को बढ़ाया इन्होंने कि आपको सिर्फ पता रहेगा कि आपको जीएसटी में ही कैसे, जीएसटी के अंदर ही आपको टैक्सेस का पेमेंट करना है, और आपको ये भी पता है कि जीएसटी के अंदर आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे रिटर्न्स फाइल करनी है। तो यहाँ पे कंप्लाइंसेस भी बहुत ईजी रही।
ये आपके एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करता है। कैसे करता है? क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे आपके क्या नहीं लगते हैं, जीएसटी नहीं लगता है। मेकिंग प्रोडक्ट्स मोर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट्स। आपके जीएसटी आने से क्या हुआ? गुड्स की प्राइसेस क्या हो गई? कम हो गई। कम हो गई तो आपके गुड्स सस्ते हो गए, तो बाहर के देशों में भी आपकी गुड्स की क्या हुई? ज़्यादा डिमांड बढ़ी, जिससे कि आपका एक्सपोर्ट भी क्या हुआ? ज़्यादा इंक्रीज हुआ। आपका ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल सिस्टम है आपका ये। आपकी प्राइजेस ऑफ द गुड्स इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर। ऐसे सोचा गया कि जीएसटी आने के बाद आपकी क्या हो जाएगी? प्राइजेस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो सारे अपन ने क्या देख लिए? बेनिफिट्स देख लिए जीएसटी के आने से। अब अपन कुछ ड्रॉबैक्स भी देखते हैं कि जीएसटी आने से क्या क्या ड्रॉबैक मिला अपन को। सबसे पहले है आपका, ये आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल टैक्स नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे गुड्स होते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जहाँ पे अभी भी जैसे कि वैट लगता है, आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है, अभी भी लगता है। जैसे अभी अपन ने देखा कि आपके टोबैको प्रोडक्ट्स है, वहाँ पे आपका सीएसटी अभी भी लगेगा, लेकिन साथ में क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ही लगता है इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर, नहीं। कुछ ऐसे टैक्सेस भी थे जिनको मर्ज नहीं किया गया और अभी भी वो लेवी होते हैं आपके ऊपर। और जैसे कि आपका कस्टम ड्यूटी भी हो गया, वो भी आपके इंडायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है, वो भी अभी भी लेवी होता है। प्रॉब्लम्स इन एडॉप्शन एंड माइग्रेशन। जब आपका जीएसटी आया तब सब लोगों ने विद्रोह किया था कि जीएसटी क्यों आ रहा है, जीएसटी आने से क्या हो जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगी, ये सब कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ एक्चुअल में। पहले क्या हो रहा था? बहुत सारे टैक्सेस लेवी हो रहे थे। जीएसटी आने से आपके टैक्सेस में कमी आई, तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस भी क्या हुई? कम हुई। तो लोगों ने इसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाया। ठीक है, उन्होंने इनको समझने में थोड़ा टाइम लगाया कि इसकी क्या क्या प्रोसीजर्स है, कैसे कैसे इनको फॉलो करनी होगी। उसके बाद आगे देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सम ऑफ इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज पे आपका क्या आया? नेगेटिव इम्पैक्ट आया। ये आपकी कॉस्ट को इंक्रीज किया अंडर द जीएसटी। जस्ट गिव मी अ मिनट।